हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए कर्स ऑफ द ड्रैगन एम्परर के पार्ट 7 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था वांग जी को एक बहुत भयंकर सपना आया था। उसके बाद उसका सुबह सुबह रिचुअल शुरू होता है और अभी वो उस गुफा के अंदर चला जा चुका था। अब देखते हैं आगे। वांग जी तब तक चलता रहा जब तक वो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंचा जिसके चारों तरफ 4 खंबे थे जो उन चारों गार्डियंस के प्रतीक थे। उस प्लेटफॉर्म पर भी बहुत ही सुंदर कलाकारी थी जिसके नीचे एक बहुत खाली जगह थी। शायद वहाँ पर पानी था क्योंकि वहीं से पानी के छलकने की आवाज़ें आ रही थी। ये आवाज़ बिल्कुल अलग थी। हाँ, ये नेचर से ही आ रही थी, पर वांग जी ने पहले कभी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी। उस पानी के अंदर तरंगे उठने लगी और वांग जी की आंखों ने कुछ तो देख लिया, महसूस किया। उसके नीचे जो पानी था वहाँ पर कुछ तो था और तभी वांग जी आगे बोल ही नहीं पाया। उस पानी में एक बहुत बड़ा ड्रैगन था जो सो रहा था। प्रिंस विभूषण के एंडेलियर्स पानी से बाहर आ रहे थे और वो पानी की बूंदें उसे एंडेलर से नीचे गिर रही थी। उस केव में जहाँ ज़मीन से टकराते ही उन्हीं से ऐसी अजीब सी आवाज़ आ रही थी। वांग जी तो बस देखता ही रह गया। प्रिंस विभूषण के ड्रैगन फॉर्म की खूबसूरती, उनकी वो बिल्कुल शुद्ध सी एनर्जी, उनकी ताकत जो वांग जी ने पहले कभी भी महसूस नहीं की थी। वो बुत बनकर काफ़ी देर तक वही खड़ा रहा। बार बार उसके दिमाग में वही हंसी गूंज रही थी, वो नटखट और तेज़ हंसी। वांग जी ने पहले कभी वैसी हंसी नहीं सुनी थी, पर फिर भी उसे वो सुनी सुनी सी लग रही थी। वांग जी चाहकर भी इस एहसास को भुला नहीं पा रहा था कि वो पहले भी कभी यहाँ आ चुका है। इससे पहले कि वो इस कश्मकश में और डूबता चला जाए, उसकी ची एनर्जी ने वांग जी पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। उसका शरीर अपने आप ही प्रिंस की तरफ आगे बढ़ने लगा। वो उस प्लेटफॉर्म के बिल्कुल बीचों बीच आ गया, जैसे कि कोई पतंगा दिए की तरफ चला आता है। वांग जी अभी उन चारों खंभों के बीचों बीच खड़ा था। उसने अपना लैंटर्न साइड में रखा और किसी धुन में वो आगे बढ़ने लगा। उसने वो खंजर निकाला, अपने उंगली पर कट लगाया। मेरा शरीर, मेरा खून और मेरी आत्मा इस दुनिया में शांति लेकर आए। वांग जी ने अपने आप को बुदबुदाते हुए पाया। उसे ऐसा लग रहा था उसकी आवाज़ कुछ दूर से आ रही है, जैसे कि कोई और बात कर रहा है। अब उसने अपना वेल हटाया और वो खून से सनी उंगली वहीं पर रखी जहाँ कुछ देर पहले उसके शुभू ने मार्क बनाया था। फिर उसने अपनी फिनिक्स हेयर पिन निकाली, जिससे उसके बाल उसके कंधे सहित पूरी पीठ पर फैल गए, उसे पीछे से पूरी तरह से ढकते हुए। जैसे ही उसका खून उस फिनिक्स हेयर पिन में लगा, वांग जी को महसूस हुआ प्रिंस की ची एनर्जी में काफ़ी उथल पुथल हो रही है। अगले ही पल उसे ऐसा महसूस होने लगा उसका शरीर अब शरीर नहीं, बस एक संवेदना है जो उसे महसूस हो रही है। वांग जी को पता था वो ज़मीन पर है, प्लेटफॉर्म पर है, पर उसे एहसास हो रहा था कि उसका शरीर पानी के नीचे है, बहुत नीचे, जहाँ पर वो बस घूमता जा रहा है अनंत सर्कल में। पर वो अकेला नहीं है, उसके दूसरी तरफ और भी कोई है जो उसे अपने बदन पर महसूस हो रहा है। वो महसूस कर पा रहा था उसकी ची एनर्जी उसके शरीर से बाहर निकल रही है, जो बहुत ही शुद्ध और स्थिर है, बिल्कुल चांद की रोशनी की तरह चमक रही है और लगातार बढ़ती ही जा रही है तब तक जब तक वो आगे वाली सूरज की रोशनी से जाकर नहीं मिली। ये दोनों ताकतें एक हो रही थी, उसके आसपास घूम रही थी, सब कुछ अपने अंदर समा रही थी, जब तक कि उसके आसपास का सब कुछ धुंधला नहीं हो गया, गायब नहीं हो गया। उसे अंधेरे ने पूरी तरह से घेर लिया। ये अंधेरा पहले की तरह नहीं था। वांग जी को बस अपना शरीर सुन्न होता हुआ महसूस हो रहा था। वांग जी अब मन ही मन पुकारने लगा,
किसी को, अपनी ची को शायद। वापस आ जाओ, मेरे पास वापस आ जाओ। तभी कुछ दूरी पर थोड़ी सी रोशनी जगमगाई और वांगची तैरते हुए उसी तरफ जाने लगा। जैसे जैसे वो पास आता गया, वो रोशनी और भी बढ़ती गई। अब उस रोशनी ने एक बच्चे का आकार ले लिया। वांगची को महसूस होने लगा कि वो खुद ही वो बच्चा है। उसे ऐसा लगने लगा कि वो कमल के फूलों के बीच तैर रहा है। वो जितना हंस रहा था उतना ही आगे बढ़ रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। हाँ, वो एक बहुत बड़ा ड्रैगन था। उस तालाब में उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा था, जो ब्लू और पर्पल कलर का था। तभी पीछे वाला ड्रैगन चिल्लाया, पकड़ लिया। उस ड्रैगन की आवाज़ बहुत भारी थी। उस ड्रैगन ने अपनी लंबी और बहुत बड़ी उंगलियों से इस छोटे से बच्चे के माथे को छुआ, जहाँ पर उसके एंटलर्स अभी उग रहे थे। ये छोटा बच्चा बड़े ज़ोर से हंसने लगा और उन हाथ को हटाकर बोलने लगा, बाबा, ये अच्छी बात नहीं है। आप बहुत बड़े हो, मैं कैसे जीतूंगा फिर? जब मैं आपकी तरह बिल्कुल बड़ा हो जाऊंगा तब मैं जीतूंगा। देख लेना, मुझे पता है तुम जीतोगे। उसके बाबा ने बड़े प्यार से कहा। अब उस बच्चे ने अपना रूप बदला। वो भी एक ड्रैगन बन गया, पर बहुत ही छोटा सा। अब उसके बाबा ने उसे अपने सिर पर रखा, दोनों एंटलर्स के बीच में, जहाँ पर उनका मुकुट था। वो छोटा नूडल शेप का ड्रैगन अपने बाबा के एंटलर के इर्द गिर्द चिपक कर बैठ गया और उसके बाबा अब हवा में उड़ने लगे, बादलों को चीरते हुए। उनके चारों तरफ बिजली घूमने लगी, बारिश होने लगी, जैसे कि वो नृत्य कर रही हो। वो नूडल ड्रैगन अपने बाबा के एंटलर से लिपट कर जोर जोर से हंसने लगा, जैसे कि वो बिल्कुल आज़ाद हो। तभी वो दृश्य बदला। वांगचू को ऐसा लगा कि वहाँ पर धुआं आ रहा है, वही रिसेंटमेंट की गंध जिससे उसकी नाक तक जलने लगी थी। वो फिर से वही चीज़ें महसूस करने लगा जैसे उसने पहले की थी। अभी वो एक छोटा बच्चा था, बस पहले से थोड़ा सा बड़ा हो गया था। वो बहुत तेज़ भाग रहा था, किसी के हाथ में हाथ दिए। वो औरत पूरे सफ़ेद कपड़े पहने हुई थी, पर तभी वो मुड़ी और उसे अपने गले से लगाते हुए बोली, आशियान, पीछे मत देखो, मत देखो। उसके भी बिल्कुल सफ़ेद एंटलर्स थे। वो बाओशन सेरेन थी। वांगची ने तुरंत उन्हें पहचान लिया, पर वो रो रही थी। वो छोटा बच्चा ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर वो भी क्या करे, उसे देखना पड़ा क्योंकि उसके बाबा वहाँ पर थे और उस छोटे बच्चे को बस अपने बाबा को देखने की इजाज़त थी, क्योंकि उसके बाबा एक ड्रैगन थे जो अभी बीच जंग में थे। उनकी तरफ बहुत सारे भाले, बहुत सारे तीर आ रहे थे जो जाकर उनके बिल्कुल सर पर लग रहे थे। पर तभी उसने देखा वहाँ पर एक तलवार है जो रिसेंटमेंट एनर्जी से भरी हुई है। वो उसके बाबा के सर के बीचों बीच गड़ गई थी, उनके दोनों एंटलर्स के बीचों बीच। वो चिल्लाया बहुत ज़ोर से। उसके बाबा ज़मीन पर पड़े हुए थे। उसके सारे शुशु और गगा भी वही ज़मीन पर थे। वहाँ पर बहुत सारी लाशों का ढेर था। हर तरफ बस रिसेंटमेंट एनर्जी फैली हुई थी। वो रो रहा था और उतनी ही तेज़ भाग भी रहा था। उसने अपने परिवार का खून देखा जो ज़मीन पर हर तरफ फैला हुआ था। उसके जूतों पर भी लगा हुआ था, उसके चेहरे पर लगा हुआ था। उसके पैर जवाब दे रहे थे, उठाए नहीं उठ रहे थे। वो लड़खड़ा रहा था, फिर भी भाग रहा था अपने शिजुन के साथ। बाओशन सेरेन ने अब बिल्कुल देर नहीं की और वो आगे भागती रही। पर्वतों के बीच से उन्होंने दूसरी तरफ जाने के लिए रास्ता निकाला। वो छोटा सा ड्रैगन अपने शिजुन के कंधे पर पड़ा रो रहा था। उसे तो बस अपने बाबा चाहिए थे। तभी बाओशन सेरेन खुद भी लड़खड़ाई, क्योंकि उन लाशों के ढेर में से किसी की आवाज़ आ रही थी, रुको। ये एक लेडी थी। वो कह रही थी, मुझे उसे देखना है मरने से पहले। ये मेरी आखिरी इच्छा है, मैं बस उसे एक बार देख लूँ।
बाओशन सेरेन ने बहुत ज़ोर से आवाज़ की और कहा, शिजुन नहीं। पर वो आगे कुछ बोल नहीं पाई। उस छोटे लड़के की पीठ आंसुओं से भर गई। उसे अपने पेट पर किसी के ठंडे पंजे महसूस हुए जो उसके रोब्स को खींच रहे थे। वो चिल्लाया, डर गया और अपने शिजुन के हाथों से दूर होने की कोशिश करने लगा। वहाँ लाशों के ढेर में एक औरत थी जो अभी मरी नहीं थी। उस लड़के को जैसे ही एहसास हुआ वो बहुत ज़ोर से रोने लगा। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे जो उसके चेहरे पर बार बार घूम रहे थे। उनमें खून लगा था जो उस बच्चे के चेहरे पर भी लग रहा था। उस बच्चे ने उस लेडी की तरफ देखा जो दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी थी। उनकी बड़ी बड़ी आंखें और उसी की तरह चेहरा। उसने दूसरी तरफ देखने की कोशिश की क्योंकि उसे किसी को भी देखने को मनाही थी, पर तभी उसके गाल पर जो हाथ था उसने उसका चेहरा घूमने नहीं दिया। वो फिर से उस लेडी की तरफ देखने लगा। वो लेडी कह रही थी, मेरी तरफ देखो बाबाई, मुझे अपना चेहरा देखने दो। तुम्हारी आनी आंख बस एक बार तुम्हें देखना चाहती है। मेरे लिटिल नूडल, अपनी आनी आंख को बस एक बार खुद को देखने दो। वो बच्चा चौंक गया। ये उसी का नाम था। वो अब उन आँखों को देखने लगा। वो अनजान आँखें जो उसके आनी आंख की थी, उसकी माँ की थी, जिन्हें उसने कभी भी नहीं देखा था क्योंकि वो हमेशा उसे ढक कर रखती थी एक बहुत ताकतवर नकाब के पीछे। वो मुस्कुराई। उनकी मुस्कुराहट बिल्कुल उस छोटे बच्चे की तरह थी। अगर उनके होठों पर खून न लगा हो तो दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते। उसकी आनी आंख ने कहा, सुंदर, मेरा प्यारा बेटा। तभी वो बच्चा बहुत ज़ोर से चिल्लाया क्योंकि उसकी माँ के मुंह से खून आने लगा था। उसने दूसरी तरफ देखने की कोशिश की पर उसकी माँ ने उसका चेहरा पकड़े रखा, उसे अपनी जगह पर थामे रखा। वो और भी ज़ोर से खांसने लगी। उनका सारा खून निकलने लगा था। वो पूरी तरह से अपने खून से भीगी हुई थी। आखिरकार बाओशन सेरेन ने ज़ोर से चिल्लाते हुए उसे अपनी माँ के पकड़ से दूर खींच लिया और तभी वो मरती हुई लेडी चारों तरफ से आग की लपटों से घिर गई। बाओशन सेरेन तुरंत ड्रैगन फॉर्म में बदल गई और ज़ोर से चिल्लाई दर्द में, पर उन्होंने उस बच्चे को उन लपटों से बचा लिया। तुरंत उस बच्चे को अपने पंजों में पकड़कर वो आसमान में उड़ गई। वो बच्चा नीचे बहुत शोर देख रहा था। रिसेंटमेंट एनर्जी उनकी तरफ आ रही थी। वो देख पा रहे थे उनके नीचे पपेट्स की आर्मी थी, शू चोंगहाई की अनडेड आर्मी। वो छोटा बच्चा डर गया। उसे अपने नीचे अपने बाबा का बाणों से छलनी हुआ मृत शरीर दिखाई दे रहा था। तभी वहाँ बहुत तेज़ रोशनी चमकी और लानी ने उन्हें कवर कर लिया। वहाँ आते साथ ही उन्होंने अपनी गुच्छी निकाली और अपने असासिनेशन कॉर्ड्स बजाने लगी। उस अनडेड आर्मी को मारने लगी। जाओ यहाँ से, प्रिंस को सुरक्षित ले जाओ, मैं यहाँ संभाल लूँगी, लानी कह रही थी। इतना सुनते ही बाओशन सेरेन ने तुरंत उड़ान भरी। वो पहाड़ों को पार करते हुए वहाँ से दूर जाने लगी। उस बच्चे ने जाते हुए बस एक आखिरी चीज़ देखी, उसके बाबा का शरीर जो शायद से उसके माँ के शरीर के पास ही था। इतनी दूर से तो ऐसा ही लग रहा था। फिर से एक बार दृश्य बदला। वो अकेला था इस गुफा में, बहुत अंदर। वो अब थोड़ा सा बड़ा हो गया था, शायद से 12-13 साल का। वो एक सिल्वर कलर के मास्क पर नक्काशी कर रहा था। लगता है मैंने ये बना दिया, वो खुद से बुदबुदाया। उसके आजू बाजू बहुत सारे तालिस्मान पड़े थे, बहुत सारे टूटे हुए मास्क भी थे। तभी उसने अपनी उंगली के एक नाखून से अपने दूसरे हाथ पर कट लगाया, जहाँ से थोड़ा सा खून निकला। उसने वो मास्क में लगा दिया, वहाँ पर एक सील बना दिया और तालिस्मान के ज़रिए उसमें रिसेंटफुल एनर्जी भर दी। और जब उसने वो मास्क अपने चेहरे पर रखा, वो उसके अंदर समा गया। अब वो लड़का हंसने लगा। उसने तालाब के किनारे झुककर पानी में अपनी परछाई देखी।
उस मास्क की वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो बिल्कुल एक इंसानी बच्चे की तरह दिख रहा था। उसके एंटलर्स पूरी तरह से गायब हो चुके थे। अब उस लड़के ने एक बार अपने मास्क को छुआ और फिर वहाँ से बाहर निकला। बाहरी दुनिया में उसने लड़कों के एक ग्रुप को देखा। शायद वो दोपहर का भोजन लेने के लिए आए थे। वहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ और उसके सामने तलवार पकड़ते हुए बोला, कौन हो तुम? तुम वहाँ अंदर कैसे चले गए? तभी वो लड़का बोला, वेन भाई, इसने काम कर दिया, तुम मुझे देख सकते हो। वो खिलखिलाकर हंसने लगा। आज वो बहुत ज़्यादा खुश था। ऐसा पहले उसने कभी महसूस नहीं किया था। उसने गोल घूमकर दिखाया, हाथ आगे बढ़ाकर सूरज की रोशनी महसूस की। अब वो सामने वाला लड़का उसे गौर से देखते हुए बोला, राजकुमार? वो लड़का जोर से चिल्लाया, हाँ, ये मैं हूँ। ये मास्क, ये काम कर गया। मैंने शिजुन से कहा था, मैं ये कर सकता हूँ। वो बड़ा लड़का मुस्कुराया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, जैसे वो बहुत ज़्यादा खुश हो। उसने तुरंत बाकी लड़कों को भी आवाज़ लगाई और वो लड़के भी अपना खाना छोड़कर तुरंत उस तरफ भागे। पर वो लड़का जब पीछे मुड़ा, उसके नाक और मुंह से खून आ रहा था। नहीं, वो यंग ड्रैगन चिल्लाया, नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ, मैंने सोचा ये काम कर गया। वो यंग ड्रैगन राजकुमार चिल्लाता रह गया और सामने वाला लड़का धराशायी हो गया। वो अभी भी चिल्ला रहा था, नहीं, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। पर सामने वाला लड़का मर चुका था। उसकी गोल्डन कोर बाहर निकल चुके थे। साथ ही बाकी सब लड़कों को भी उस रिसेंटफुल एनर्जी ने ख़त्म कर दिया, जिन्होंने भी राजकुमार को देखा था। फिर से एक बार दृश्य बदला। अब वो लिटिल ड्रैगन काफ़ी बड़ा हो गया था, पेड़ों के ऊपर से उड़ रहा था और उसके नीचे उसी के साथ तेज़ी से एक और जानवर भाग रहा था। दोनों भी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। ये हॉली जिंग था, जिसकी 3 पूंछें उसके पीछे लहरा रही थी। पर जल्द ही वो पेड़ों में अटक गई और ऊपर का ड्रैगन चिल्लाया, पकड़ लिया। तभी हॉली जिंग चिल्लाया, अभी नहीं उड़ने वाली मोटी मछली। वो उन पेड़ों के बीच से आसानी से निकलता हुआ बोला, अगली बार और कोशिश करना। फिर से एक बार दृश्य बदला। वो लिटिल ड्रैगन अभी पानी में तैर रहा था, पर इस बार किसी अनजान जगह पे उसने अपना रूप छोटा कर लिया था, एक आम गोल्डन कलर के सांप जितना, ताकि वो आसानी से श्वानों के अंदर चला जाए, बिना नज़र में आए। ये श्वानों असल में शुचोंगहाई का विशाल रूप था, जो बहुत ही बदबूदार था। फिर भी वो आगे बढ़ रहा था, क्योंकि उसे पढ़ना था, उसे कुछ ढूंढना था। तभी उसे एहसास हुआ कि वो यही है, वो रिसेंटमेंट। उसने अपनी ची एनर्जी के सहारे आगे बढ़ना शुरू किया और उसे वो मिल गई, वो तलवार जो यिन आयरन से बनी थी, जिसने उसके माता पिता को मार डाला था। वो वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गया। उसने खींचकर वो तलवार बाहर निकाली और उसके साथ ही ये शुआनों का नकली शेल भी निकल गया। और जब उसने ऐसा किया, वहाँ पर बहुत सारी रिसेंटफुल स्पिरिट्स की चिल्लाने की आवाज़ गूंज उठी। तभी एक आवाज़ ने उससे कहा, क्या तुम बदला चाहते हो? हाँ, वो चिल्लाया। वो दृश्य फिर से एक बार बदल गया। अब वो किसी की लाश की तरफ देख रहा था। वो शुचोंगहाई था। वहाँ पर कुछ सिपाही डर के मारे जोर से चिल्ला रहे थे। बिजली कड़कने की भी आवाज़ हो रही थी और बांसुरी की भी। ये दृश्य फिर से एक बार बदला। वो वापस से उसी गुफा में था, बिल्कुल बीचों बीच, और रिसेंटफुल एनर्जी उसे पूरी तरह से निगलना चाहती थी। वो चिल्ला रहा था, बार बार अपना रूप बदल रहा था, कभी इंसान तो कभी ड्रैगन, पर उसका दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वो बहुत कोशिश कर रहा था, फिर भी उसे रोक नहीं पा रहा था। मुझसे सहा नहीं जाता, मुझे मर जाने दो, वो दर्द में चिल्लाया। वो ठंडे पानी के तालाब में गिर गया, तड़पने लगा, बार बार चिल्लाने लगा, मुझे मरने दो, मुझे मरने दो। तभी एक जानी पहचानी आवाज़ आई जो उसे पुकार रही थी। उसने ना चाहते हुए भी ऊपर देखा।
उसका शरीर जम गया था। अब वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। उसने देखा उसके ऊपर हल्की सी रोशनी है, जैसे कि चांद की रोशनी हो। उसे समझ नहीं आया इस अंधेरी गुफा में ये चांद की रोशनी कहाँ से आ रही है। पर उसे जैसे ही ये रोशनी महसूस हुई, उसने तुरंत अपनी आंखें खोली। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब हमारे चांद और सूरज एक दूसरे के सामने हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पुराने हो तो ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप स्पेशल वीडियोस का जल्दी एक्सेस पा लो। तो चलिए फिर बाद में मिलते हैं। तब तक के लिए वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।